दोस्तों आज हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए गणित का प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं का। इस गणित के प्रश्न पत्र को हम सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे किस तरह के प्रश्न रहेंगे आपके। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, p बटे यानी कि बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। देखो 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। ठीक है, इसी तरह से 25 को अगर अंडर रूट से बाहर निकाले तो 25 का अंडर रूट 5 होता है, आपको पता ही है। तो भी हम लिख सकते हैं 5/1। 3 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर 3 का जब अंडर रूट ही नहीं निकलेगा तो अंडर रूट वाली संख्या को बटे 1 नहीं लिख सकते। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भैया अपरिमेय संख्या जो है वो तीसरा ऑप्शन √3 है। ठीक है, समझ में आ गया। जिसको हम बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बटे के रूप में नहीं लिख सकते, वही जो है आपकी अपरिमेय संख्या होती है। जिसको बटे के रूप में हम लिख देंगे वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, 5/1 बराबर 5 ही होता है। तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। अंडर रूट 25 जो है अंडर रूट के अंदर रहेगा जब तक नहीं लिख सकते। अंडर रूट से देखो, अंडर रूट 25 का जो मान होता है वो 5 होता है। ठीक है, तो 5 इसका मान आ गया। 5/1 इसको भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है, बटे के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 को हम जो है मान नहीं निकाल सकते। जब मान ही नहीं निकलेगा तो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा तो हम इसको बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया, 5x³ है, घात 3 है, प्लस में 4x की घात 2 है, प्लस में 7x की घात क्या है। जब भी घात की पूछे ना, पावर की बात करे, तो सबसे ज्यादा पावर जो दिखाई दे वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा घात किसकी है, x की 3 है, तो ये 3 जो है ना ये हमारा आंसर होगा। तो 3 जो है द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यदि x प्लस एक बहुपद 2x³ है, प्लस 8x² है, प्लस 3x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दिया है x प्लस 1 दिया है, तो हम यहाँ पे x प्लस 1 का मतलब हो गया कि हमारे को दिया है ये x प्लस 1। ठीक है, ये मतलब हमारे 0 के बराबर हो गया। तो x का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, x का मान हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर निकलेगा ये प्लस का 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -1। अब इस -1 को सब जगह रख देंगे। ठीक है, सब जगह रख देंगे जहाँ जहाँ x है, क्योंकि x का मान मिल गया, तो x का मान जहाँ जहाँ है आपको वहाँ पर 1 1 रख देना है। अगर यहाँ पे -1 रखूँ तो ये -1 यहाँ पे हो जाएगा, एक माइनस का यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस का 1 यहाँ हो जाएगा। अब बोल रहा है x का यहाँ पे q है, तो x का मान तो हमने रख दिया, तो इसका q है, इसका आपका स्क्वायर है, और इसका आपका पावर 1 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 2 गुणा में -1 का क्यूब, -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है, -1, यानी कि -1 गुणा -1 गुणा -1। क्यू का मतलब क्या हो गया, 3 बार गुणा, तो आंसर क्या आएगा -1। अब अगर -1 आंसर आ रहा है तो -1 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। यहाँ पर फिर 8 गुणा में -1 का स्क्वायर, यानी कि -1 गुणा में -1 ये होता है 1 के बराबर, तो 1 गुणा में 8, तो ये प्लस का 8 हो गया। फिर प्लस का 3x है, और x की क्या मान है, -1, तो 3 गुणा में -1 कितना होता है, -3। और यहाँ पे प्लस k है, प्लस k बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये -2 है, ये -3 है। हमारे को क्या दे रहा है, -2 और -3 कितना हो गया, -5, और प्लस का 8 है ही हमारे पास। इसका मतलब हो गया ये 0 के बराबर है। ठीक है, इसी संख्या को, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे -5 है उधर, इसमें से -5 अगर आप, अच्छा प्लस में k भी है, प्लस k लिख लेना आपने, क्योंकि हमें k का मान निकालना है। तो यहाँ पे प्लस k भी है बराबर 0। अब हमारे पास ये कितना हो गया, -5 है, यहाँ पे ध्यान रखना है, और प्लस का 8 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये -5 घटा दोगे तो प्लस का 3 बचेगा, प्लस में k है ही, बराबर 0 है। k का मान क्या आ जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, -3, ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, हमने क्या करा, x का मान रखा इस समीकरण में, x का मान रखते ही k का मान निकल जाए। अब आगे बढ़ते हैं, बिंदु -2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। बिंदु माइनस, देखो ये होता है पहला वाला x, और दूसरा वाला होता है हमेशा डब्बे के अंदर y।
ये ध्यान रखना है आपको। चतुर्थांश का मतलब हो गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका इस तरह से बनता है। इसमें देखिए यहाँ पर जो है दोनों वैल्यू प्लस प्लस होती है, एक्स का मान भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होता है। इधर जब आते हैं इस साइड में तो यहाँ पर जो है एक्स जो है वो माइनस हो जाता है, वाई जो है वो प्लस ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल प्लस, यहाँ पे डबल माइनस। क्रॉस में अगर देखें ना कोने कोने से, तो इस तरह से कोने में जाओगे तो इधर प्लस प्लस है तो इधर माइनस माइनस होगा, ये तो ध्यान रखना है। और इसी तरह से तो यहाँ पे हो गया माइनस का एक्स और यहाँ पे प्लस का वाई, यानी कि एक्स का मान यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे वाई प्लस रहेगा इस डब्बे में। नीचे वाले डब्बे में क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनस का एक्स भी होगा और माइनस का वाई भी होगा। तो यहाँ पे एक्स का मान भी माइनस में आएगा, यहाँ पे वाई का मान भी माइनस में आएगा। यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर जो है ये प्लस का एक्स होता है इस डब्बे में और माइनस का वाई होता है। अब देखिए आमने सामने डब्बों में ध्यान देना, आपको बस यही चीज़ समझनी है कि यहाँ पे क्या बोला जाए। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर दोनों प्लस है, ठीक है, और इधर देखो ये दोनों माइनस है। इस तरह से देखो, इधर जो प्लस है उधर ये माइनस हो गया और जो इधर प्लस है वो इधर माइनस। तो अपोजिट होते हैं कोने कोने में, ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो कहाँ पर, इसमें देखो एक्स का मान दे रहा है पहले, कि एक्स जो है ये माइनस में है और वाई जो है ये प्लस में है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स का मान -2 है और वाई का मान +3 है। तो -2 और +3 यानी कि माइनस और प्लस कहाँ पे आ रहा है ये देखिए, ध्यान से बस ये देखना है माइनस और प्लस कहाँ पे आ रहा है। तो हमारे को दिख रहा है एक्स माइनस यहाँ पे है और प्लस भी यहाँ पर है, बाकी और कहीं भी नहीं मिलेगा एक्स माइनस और प्लस, ऐसा कोई भी चिन्ह एक जैसा नहीं मिलेगा। का मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में है, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, ठीक है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ। आपको सभी को पता होना चाहिए। आगे जो है बिंदु 3,4 वाई अक्ष से दूरी होगी, 3 और 4 की वाई अक्ष से दूरी। अभी अभी हमने देखा कि ये होता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष अक्ष होता है। ये 3 और 4 है, यानी कि ये एक्स का मान इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, ये भी प्लस का दिया हुआ है, ये भी प्लस का दिया हुआ है, 3 प्लस का है, 4 प्लस का है। पहला मान होता है एक्स का, दूसरा मान होता है वाई का। तो एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस का वाई प्लस का किस में आते हैं, अभी देखा हमने पहले में, यानी कि 3 और 4 कहीं यहाँ पर आएंगे, 3,4, ठीक है। अब 3 कौन सा मान है, एक्स का। एक्स वाली बिंदु किस पे चलते हैं हम, इस वाली लाइन पे। वाई वाली बिंदु किस पे चलते हैं हम, इस वाली पे। तो 3 प्लस का, मैंने बताया है कि प्लस का एक्स जो है इस लाइन पे होता है, यहाँ पे देखो प्लस का लाइन इधर होगा। तो यहाँ पे कहीं 3.1 2 और 3, यहाँ पे एक्स का मान आ गया। वाई का मान कितना आ गया, 4, 1 2 3 4, कहीं 4 आएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी इसकी। एक्स अक्ष कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक्स अक्ष है। अब इससे इस बिंदु की दूरी कितनी है, तो 4 है। अगर एक्स, देखो सॉरी, वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, इस वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी, तो 3 होगी। जब वाई से पूछेगा तो हमारा आंसर आएगा एक्स का मान, ठीक है। और अगर हमारे से एक्स का पूछता, हमारे पास आंसर आता वाई का मान। अब यहाँ पे पूछा एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी मतलब हमारे, सॉरी वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष का मतलब हो गया कि हमारे को एक्स का मान लिखना है, तो 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे ये एक्स है, ठीक है, इस एक्स पर जो है ये वाई अक्ष से दूरी, ये वाई है, तो वाई से एक्स कितनी दूरी है, तो 3 है, 1 2 3 दूरी पर है। वाई कितनी दूरी पर है, एक्स से 3 की दूरी पर है, 3 पॉइंट पर। अगर ये एक्स, यहाँ पे एक्स पूछता तो एक्स से कितनी दूरी पर है, एक्स से 1 2 3 4 दूरी पर है, क्योंकि 4 दिया हुआ है। वाई से अगर एक्स से पूछता तो एक्स से वाई, इस तरह से वाई से जो है एक्स कितनी दूरी पे है, 4। तो हमारे को पूछा क्या है, वाई अक्ष से दूरी, वाई से दूरी पूछना है। तो वाई से जब पूछेगा तो एक्स का मान बताएंगे, एक्स से पूछेगा तो वाई का मान बताएंगे। बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है, इसमें देखने की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वाई अक्ष से दूरी यानी कि एक्स का मान, एक्स का मान कितना है, 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने सामाजिक विज्ञान का ये फ्रांसीसी क्रांति वाला वीडियो नहीं देखा तो इसको ज़रूर देख लेना, ये बहुत ही फेमस वीडियो है। ये फ्रांसीसी क्रांति का 3D एनिमेशन में अवेलेबल है, ठीक है। जब आप ये वीडियो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप मूवी देख रहे हो। और कक्षा 9वीं का है ये पूरा का पूरा वीडियो। जब आप एक बार पढ़ोगे तो आपको सामाजिक विज्ञान जो है ना चैप्टर, उससे मोहब्बत हो जाएगी। कम से कम फ्रांसीसी क्रांति जिसको समझ में नहीं आता वो तो आसानी से समझ सकते। इस फ्रांसीसी क्रांति का पूरा 3D एनिमेशन वीडियो देख सकते हैं आप। 1 घंटे का वीडियो है, पूरा चैप्टर खत्म है 1 घंटे में, क्योंकि क्लास करवाने में 1 हफ्ते से ज़्यादा लग जाता है। तो क्लास में पूरा भी होता है तो
वीक लग जाता है, 7 दिन में कंप्लीट होता है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे 1 घंटे में आप समझ पाओगे। पूरी स्टोरी जो है वीडियो के माध्यम से बताई गई है, साथ ही साथ नोट्स भी बन जाएंगे आपके। यहाँ पे देखिए, यदि a,7 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के ग्राफ पर स्थित है तो a का मान आपको बताना है। अभी मैंने बताया था आपको कि ये जो पहला मान होता है ये x का मान होता है, दूसरा मान होता है y का मान। तो इसमें x और y का मान रख देते हैं तो हमारे पास a का मान आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। ये x का मान है a, तो यहाँ पर 3x का मान कितना दिया है a, ये लिख दिया, प्लस y का मान कितना है 7, 7 लिख दिया, बराबर कितना दिया है 10। अब 3 बराबर क्या हो जाएगा 10, और प्लस का 7 इधर उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, तो 3a बराबर 10 में से -7 करिए तो 3 बचा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3/3, क्योंकि इधर a से 3 गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, a का आंसर आ गया। a का मान 1 आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यदि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक जो है y है और दहाई का अंक जो है वो x है तो संख्या क्या होगी। देखो, हमारे को कोई भी संख्या, जैसे मान लो इकाई दहाई की बात करें, मान लो कि कोई 22 है तो इसमें ये इकाई हो गया और ये हो गया आपका दहाई, ये होता है दहाई। ठीक है, और ये वाली जो होती है ये होती है इकाई। ठीक है, अब इसमें जैसे इसी तरह से अगर हमसे बोला है, क्या बोल रहा है ये, क्या इकाई अंक क्या है y है, इकाई 2 की जगह हमारे पास तो y है। ठीक है, और दहाई का अंक जो है वो x है, तो दहाई जो है वो कितने के बाद आ रहा है, एक जीरो तो यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, उसके बाद ही तो आएगा 10, दहाई का मतलब 10, 10 प्लस होगा जब भी, यानी कि मैं बोलूँ कि इसमें इकाई अंक कितना है तो 2 है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 22 में इकाई अंक कितना है 2, दहाई अंक कितना है तो दहाई में 20 है, दहाई में 20 है, तभी तो ये दोनों मिलकर के 22 बन रहे हैं। अगर मैं बोलता कि नहीं इकाई में भी 2 है और दहाई में भी 2 है तो ये तो 4 बन जाएंगे। समझ में आ रहा है। अगर मैंने 22 लिखा है या मैं 32 लिख दूं या 37 लिख दूं तो इसमें इकाई कितना है 7 मान है, लेकिन दहाई में कितना है तो दहाई में टोटल कितना है 30, 30 प्लस 7 37 होंगे ना, तो 30 हो गया। समझ में आया। इसी तरह इकाई में तो वाई है, लेकिन दहाई में कितना होगा तो 10 प्लस एक्स हो जाए। ठीक है ना भाई, 10 प्लस एक्स जो भी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स हो जाएगा, तो हम कहेंगे 10x। ठीक है, प्लस वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इकाई का अंक, मैं बोलूँगा इकाई का अंक जो है वो है अब 3 और दहाई का अंक है 2, तो ये समझिए ये है इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक। अब यहाँ पे डालेंगे आंसर तो आ जाएगा। वाई की जगह अगर 3 डालता हूँ तो 3 डाल दीजिए, प्लस का साइन लगा हुआ है। एक्स की जगह हमें 2 डालना है तो 2 गुणा में कितना है 10, तो ये कितना हो गया 20, प्लस कितना हो गया 3, तो हमारे पास 23 आ रहा था ना इकाई दहाई, तो 23 आ गया ना यहाँ पे भी। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करते रहना। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या होती है भाई, एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की संख्या केवल एक ही होगी, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसका परिमाप जो है वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज जो है आपकी सारी भुजाएं बराबर है। ठीक है, ये भी ए है ये भी ए है ये भी ए है, तीनों का जब जोड़ होगा तो परिमाप क्या होता है, बाहरी जो लंबाई होती है उसका जोड़, ये ए प्लस ये ए प्लस ये ए, 3a, तो हमारे पास आंसर आ गया ए ऑप्शन 3a। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया आपसे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। आपका जो है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, वो होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो दे रखा है आर का मान कितना दे रखा है 5, 3 गुणा में पाई, क्योंकि पाई के रूप में हमें मान निकालना है, आर का 5, 5 क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 5 5 25 या 75 पाई, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जब घनाभ की लंबाई, ये घनाभ है कोई, ये घनाभ है, इसकी लंबाई ये वाली लंबाई, ठीक है,
और चौड़ाई, इसकी ये वाली चौड़ाई और ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई अगर बराबर हो जाए, यानी कि लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब बराबर हो जाए, अब ये सब बराबर हो गया। अब ये क्या लग रहा है आपको? ये घन लग रहा है। घन से क्या बन गया? घनाभ बन जाएगा। यहाँ पे घनाभ से क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। तो यहाँ पे घन जो है इसका सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण जो है वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। 0 कम से कम 0 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी। 1 से ज़्यादा होगी तो प्रायिकता नहीं होगी, और 0 से कम होगी तो प्रायिकता नहीं होगी। 0 से कम मतलब नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कभी भी प्रायिकता नेगेटिव नहीं होगी और 1 से अधिक नहीं होगी। जीरो पी ए ज़ीरो हो तो एक्स माइनस ए पी एक्स का क्या हो जाएगा? तो भैया एक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। गुणनखंड। अभी अभी हमने निकाला था ना, हमने एक्स इक्वल्स टू ए कर दिया था। अब आगे, दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख जो है एक समांतर रेखा होती है। सरल रेखा, सरल रेखा, क्योंकि दो चर है ना, तो इसकी हमेशा सरल रेखा आएगी। और यहाँ पर 0 से 1 बने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। दिखाइए कि ये जो है 0.333 डैश डैश 33 चलता रहेगा। ये इसकी कोई कमी नहीं है, ख़त्म नहीं होगा, चलता रहेगा। यानी कि ये 3 की बार, 0.3 की बार दे दी है इसने। यानी बार का मतलब होता है बार बार चलने वाली संख्या। पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि भैया एक्स बराबर जो है, इस मान को लिख लेते हैं। एक्स बराबर जो है वो कितना दे रखा है? 0.333। ठीक है, इस तरह से। अब जो है दोनों साइड में हम 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा करने, ठीक है, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों, पक्ष एक ये है, पक्ष एक ये है। इधर 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। ये पहली समीकरण मान लेता हूँ, 10x हो जाएगा। और इधर गुणा करूँगा 10 से तो ये 3.333 इस तरह से चलता रहेगा। ये दूसरी समीकरण। दो में से अगर एक को घटा दूँ तो दो तो ये है, तो क्या है? 10x बराबर 3.333। और नीचे ऊपर वाला समीकरण एक क्या है? दो में से एक को घटाने पे, दो में से एक को घटाने पर एक क्या है? x बराबर 333 और पॉइंट आगे लगा हुआ है 0। ठीक है, आ देते हैं। यहाँ से घटाओगे तो 3 3 3 3 सब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? केवल 3। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10x में से एक x गया तो, यानी कि x बराबर 3/9, 3 एकम 3, और x बराबर कितना आ गया? 1/3। यानी कि हम इसको व्यक्त करेंगे तो 1/3 आएगा। आप भाग दोगे तो यही आएगा बार बार। ठीक है, हर का परिमेयकरण करना है इसमें। इजी सा है। परिमेयकरण का मतलब है जो नीचे वाली संख्या है इसी के अपोजिट चिन्ह वाले से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। यानी कि आपको जो संख्या दे रखी है ये √7 माइनस √6 ये दे रखी है आपको, इसमें गुणा कर देना है। किस संख्या से करना है हमें? ये जो नीचे दी गई है ना संख्या, ये माइनस में है, इस माइनस की जगह प्लस लगा देना है। तो यहाँ पे √7 प्लस √6 बटे में √7 प्लस में √6। भाई दोनों संख्याओं से गुणा और भाग करने पे ये कट जाएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस इक्वेशन में। अब इस दोनों को गुणा कर लो। आपको पता है ये जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ बन रहा है a माइनस बी, दिख रहा है आपको? यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर तो रहेगा एक गुणा में ये वाला √7 प्लस में √6, तो एक गुणा करोगे तो 7, ये तो आ गया। नीचे में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे? 7 है, तो √7 का
स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 6 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बटे में 7 प्लस में 6, 6 12 1 13, तो बटे में 13 आ जाएगा, ठीक है। 7 प्लस में 6 बटे में, ये इसका, सॉरी प्लस का नहीं है माइनस का है, माइनस। अभी देखो माइनस लगा हुआ है ना, मैंने सब जगह प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6 बराबर 1, यानी कि मान क्या आ गया, अंडर रूट 7 प्लस रूट 6, ठीक है। ध्यान रहेगा ना, यहाँ पे हमने फॉर्मूले में माइनस लिया है ना, क्योंकि ये और ये एक जैसे हैं, तो ए स्क्वायर हो गया, और ये एक जैसे हैं तो बी स्क्वायर हो गया, लेकिन माइनस वाला जब प्लस माइनस होता है तो माइनस आ जाता है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी। यही हमें यहाँ पे पुट करना था, बस हमारा आंसर आ जाए। अगला जो क्वेश्चन है, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एक्स माइनस को जो है एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल। तो यहाँ पे भी क्या करना, अभी मैंने बताया था, इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स का मान निकाल लेना। एक्स माइनस ए बराबर 0 मान लेंगे, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का ए है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का ए। एक्स का मान ए है, अब सभी जगह एक्स का मान ए कर दो, यहाँ पे क्यू कर दो, ठीक है, और माइनस का ए, और गुणा में स्क्वायर प्लस ए गुणा ए, तो फिर से ए बराबर 0। अब इसको आप जो है कर लो, कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब है, और ये भी आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब से तो ये एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा। यहाँ बच्चा आपका 6 ए माइनस ए, 5 ए, 5 ए शेषफल होगा, ठीक है। अब आगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दीजिए जिसकी दो भुजाएं दे रखी है आपको, और उसका परिमाप दे रखा है। कुछ नहीं करना है, दो भुजाएं दे रखी है आपको, तो तीसरी भुजा, क्योंकि परिमाप दे रखा है ना, मैं तो परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ये एस का मान होता है बटे में 2, ठीक है। ए मेरे को दे रखा है 18, बी दे रखा है मेरे को 10, और पूरा परिमाप दे रखा है। परिमाप पैरामीटर जो होता है ना, पी से निकाल, तो ए प्लस बी प्लस सी होता है। पी मेरे को दे रखा है, पी का मतलब परिमाप, पैरीमीटर जिसको बोलते हैं, ये 42 दे रखा है, बराबर ए कितना है, 18 है, बी कितना है, 10 है, सी मुझे पता नहीं है क्योंकि तीसरी भुजा दे नहीं रखी है। सी निकालूंगा तो 10 और 18 कितना हो गया, 10 और 18 हो गया आपका 28, और 42 में से 28 गया तो बचा 14, यानी कि सी का मान आ गया 14। अब एस निकाल लूंगा, हीरोइन सूत्र लगाना, क्योंकि यहाँ पे हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोइन फॉर्मूला लगा लेंगे, हमारे पास ए बी सी तीनों आ गई है। यहाँ पे ये हो गया आपका 18 प्लस 10 प्लस 14 बटे 2, 18 प्लस 10 प्लस 14 बटे 2, यानी कि 42, है ना, 42 बटे 2, तो एस का मान कितना आ गया, 21 आ गया। तो फॉर्मूला हमारे को याद ही है, वो याद है आपको, वो हो जाएगा आपका एस इंटू एस माइनस ए, रूट में एस इंटू एस माइनस ए, फिर बीच में आपका गुणा वाला साइन एस माइनस बी साइन एस माइनस सी, ठीक है। ये होता है आपका क्रिया, यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र। अब इसमें रखेंगे आप सबका वैल्यू, एस का मान 21 है, एस का मान 21 रखना है, ए का मान आपका 18 है, बी का मान है 10, और सी का मान है 14। इनको रखिए और ये निकल के आ जाएगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला जो है प्रश्न, इसमें बोला 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आपको 14 सेंटीमीटर त्रिज्या रख देनी है, तो 4, और पाई आपका हो जाएगा 22/7, और आर स्क्वायर है आपका 14 गुणा में 14, 7 दूनी 14, 22 गुणा 2 44, 44 गुणा 4, और 44 गुणा 4 गुणा 14, 4 गुणा में 22 गुणा 2 गुणा 14,
ये हो जाता है 22 44 88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 इंटू 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा ये 28 64, और फिर से 28 64, 6 24, 6 24, ये आ जाएगा इसका आंसर, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त दिए गए अंकों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब हो गया कि इसको आप बढ़ते क्रम में लगाइए। ठीक है, पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, इस तरह से आप लगाइए। सबसे ज़्यादा जो संख्या आएगी वही बहुलक होगा। मेरे को यहाँ पे 9 सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कोई शायद संख्या यहाँ पे दिखाई नहीं देगी ज़्यादा। तो जिस संख्या का मान सबसे बार बार आया है वही संख्या आपकी बहुलक होगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 9 बहुलक होना चाहिए, चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है आपसे। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेलती है और वो 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारने की प्रायिकता आपको बतानी है। 30 गेंद, 30 गेंद है, उसमें से 6 बार चौका मारती है, यानी कि प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। हमारे को संभावित कितनी बार मारती है, 6 बार, तो 6 बटे में कुल कितना है, 30 बॉल है, क्या आ गया, 3 दूनी 6, 2/15। 30 3 आएगा, 3 एकम 3 और 1/5, या 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 1/5 आ गया आपका संभावित परिणामों की। अब ये बोल रहा है कि जो नहीं मारेगी वो कितना होगा, तो ना मारने की प्रायिकता, भाई टोटल प्रायिकता एक होती है हमेशा, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रायिकता एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो एक में से 1/5 जो ये मार चुकी है इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 - 1/5, तो ये कितना आ जाता है आंसर आपका, 1 - 1, ये आ जाता है 4/5। ना मारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/5। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गुणनखंड करना है। यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए बीच वाली संख्या को तोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आपका ये आ जाता है 12x² - 7x+1। बाहर वाली संख्याओं को गुणा करते हैं, जितना आएगा उतने बीच वाली को तोड़ देते हैं। 12 इधर है, 1 इधर है, तो 12 एकम 12, 12 ही आना चाहिए हमारे पास, 12 आना चाहिए बीच वाले को तोड़ने पे। 12x², यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आपका 4x, और एक आ जाएगा माइनस का 3x, तो 4×3 = 12, 4×3 = 12, तो 12 तो आ गया, और -4 और -3 कितना होता है, -7, तो ये भी सही है। प्लस का 1 आ गया, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 4x कॉमन आ जाएगा, 3x - 1 आ गया, इधर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 1। नहीं, गुणनखंड बना जो वो है आपका 4x - 1, दूसरा है 3x। दूसरी जो है हमारे पास इसमें क्वेश्चन में है 9x² + 6xy + y²। बाहर वाली संख्याओं को गुणा करिए, तो देखिए यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है, एक मान सकते हैं, 1 × 9, यानी कि मेरे पास टोटल 9 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके 6 आ जाना चाहिए। लिख दूंगा 9x² + 3xy + y²। 3×3 = 9, आ गया 9, और 3 + 3 6। ठीक है, यहाँ पे अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3x, और यहाँ पे आ जाएगा 3x + y, और यहाँ बचेगा क्या, y बाहर रह जाएगा, 3x + y। अभी आ गया 3x
प्लस वाई एक गुणनखंड और 3x प्लस वाई दूसरा, या फिर हम कह सकते हैं 3x प्लस वाई का ये भी गुणनखंड। चाहे आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों एक बार आए हैं, साथ साथ आए हैं, ये भी एक बार है एक बार ये भी है, तो दोनों गुणा करोगे तो स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर आकृति में एक्स और वाई का मान निकालना है। बहुत सिंपल सा है, एक्स और वाई का मान निकालने में करना क्या है आपको, और कुछ यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन, यहाँ पे इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो हो तो सिद्ध करना है कि ये इसका है। हमारे को दिया क्या गया है, हमारे को दिया गया है 3x³ और बराबर ये है। चलो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे को दिया है x³ प्लस y³ प्लस z³ तो माइनस, ये बराबर में है ना, इसको उधर ले जाते तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में 3xz। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं पता है आपको, तो लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड गुणा, क्योंकि आपको q का फॉर्मूला याद होगा तो आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब जो होता है ना यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो है। देख रहे हो आप, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो है। यहाँ पर अगर इसको मैं जीरो लिख दूँ तो जीरो गुणा में ये सारा का सारा संख्या जीरो हो जाए, यानी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जा रहा है, पूरा का पूरा जीरो से गुणा होकर जीरो। तो मैं कह सकता हूँ x³ प्लस y³ प्लस z³ और ये माइनस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3xyz। ये हो गया प्रूफ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन ऊपर और रह गया। इन कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। तो ये हमारी ऐसे होते हैं, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। हम बोलेंगे क्षैतिज जो है वो एक्स अक्ष है, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी जो है वो वाई अक्ष है, अक्ष। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखना है। तो भैया ये पहला चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उन सभी भागों के नाम लिख देते। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये रेखा वाई है और ये रेखा एक्स है, ठीक है। और ये जहां प्रतिच्छेद करती है तो ये होता है आपका मूल बिंदु, सही है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। आपसे पूछता है कभी कभी हमसे। इसमें हमको मान बताना है एक्स और वाई का, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें पता है कि ये वाली जो 50 और एक्स, ये वाली जो पूरी लाइन होती है ना, ये कितनी होती है 180 डिग्री। क्यों होती है, क्यों होती है बताओ। क्योंकि ये रेखिक युग्म है। क्या है ये, रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म कौन सा है, 50 प्लस में एक्स। रेखिक युग्म का मान कितना होता है 180 डिग्री। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 50 बराबर, तो एक्स का मान यहाँ पे क्या आ गया 100। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक्स और ये वाई देख रहे हो आप, एक्स और ये वाई। अच्छा चलो पहले ये देखते हैं, इधर वाई है इधर एक्स है। जब क्रॉस वाले जो होते हैं ना एंगल, जो क्रॉस वाले एंगल होते हैं ये क्या होते हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो हम क्या कर सकते हैं वाई बराबर 130 होगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख। अच्छा,
अब हमारे से और कुछ पूछा है, एक्स और वाई। तो इसमें ये पूछा है कि दर्शाना है कि भाई ए बी पैरेलल है सी डी के, तो क्यों है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स और वाई जो है कौन से कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो दोनों लाइनें क्या होंगी, समानांतर होंगी। तो एक्स और वाई एकांतर कोण है, जहाँ एक्स का मान हमने निकाला 130 डिग्री और वाई का मान हमने अभी अभी निकाला 130 डिग्री, अर्थात एक्स बराबर वाई हैं। अतः ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन बचा है ऊपर, नहीं, ये बचा है। ए बी सी में एंगल ए समद्विभाजक ए डी पर, यहाँ पर जो चित्र दिया है इसकी बात कर रहा है, ए डी पर समद्विभाजक है ये बी सी, और ये लंब है बी सी पे, ये लंब है 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दिया गया। सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी है और त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। ये परिमेय परिमेय है, आपका परिमेय से कर दोगे। एक समानांतर समचतुर्भुजाकार खेत में 8 गायों को चराने के लिए घास है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चराने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अगर इसका चित्र बनाए तो कैसा बनेगा, तो देखो चित्र समझ लो, समचतुर्भुज का चित्र। ठीक है, इसमें बोलना है विकर्ण 48 मीटर है, बड़ा विकर्ण, बड़ा कौन सा है, ये वाला, ये है आपका 48 मीटर। प्रत्येक भुजा जो है इसमें बोल रखी है कि 30-30 है मीटर, ये 30 मीटर। तो ये त्रिभुज बन गया, ये वाला ऊपर वाला, नीचे वाला भी त्रिभुज बन गया। ठीक है, त्रिभुज का अभी अभी मैंने बताया था। मान लो कि ये कोई भी मान लो, किसी एक का निकालेंगे तो दूसरा त्रिभुज निकल जाएगा, क्योंकि सबकी जो है भुजाएं बराबर हैं। अब बीच वाला तो दोनों के लिए देखो, ये वाला जो है 48 दोनों त्रिभुज में आ रहा है ना, त्रिभुज में भी ये 48 है, इस त्रिभुज में भी ये 48 है, बाकी 30-30 इधर भी है, 30-30 इधर भी है। तो किसी एक त्रिभुज को मान लेते हैं। ये मान लिया मैंने ए है, ये मान लिया बी है, और ये मान लिया 48 वाला सी। एस वाला फॉर्मूला लगा दो, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसको निकाल लो, तो 30 और 30 60, 60 और 40 100, 108। 108 का आधा कितना होता है, 54, यहाँ पे 54 आ जाए, 54 मीटर, तो एस का मान आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताया था, हीरोइन वाला फॉर्मूला, अभी अगर आपने वीडियो स्किप किया है तो आप हीरोइन वाला फॉर्मूला ऊपर देख लेना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और अंडर रूट में रहता है। तो उसमें जब हम एरिया निकालेंगे तो एस के मान रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया निकालेंगे तो हीरोइन का फॉर्मूला लगा के। अब यहाँ पर जो है ये एक भाग का आया है, दूसरे भाग का, यानी कि इसका दुगना हो जाएगा, तो गुणा में 2 कर देते हैं, तो टोटल जो चतुर्भुज, ये तो एरिया आया एक त्रिभुज का। अब चतुर्भुज का समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का कितना आ जाएगा एरिया, तो 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। अतः एक गाय के लिए हमें चाहिए जगह, ये 18 गाय के लिए जगह है पूरा, इसमें इस पूरे मैदान में 18 गाय चल रही थी। तो इस मैदान का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, 864 बटे 18 करेंगे, काट दीजिए इसको, तो 18 चौकू, ठीक है, 48 मीटर स्क्वायर जो है एक गाय को चाहिए। ठीक है, प्रत्येक गाय के लिए जो है वो कितना चाहिए, 48 मीटर स्क्वायर की जगह। 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है, आधार का व्यास जो है आपको बताना है। 14 सेंटीमीटर वाले ये लंबवृत्तीय बेलन है। अगर 14 सेंटीमीटर लंबवृत्तीय बेलन है और इसमें दे रखा है
वक्र पृष्ठीय 88 सेंटीमीटर, तो आधार का व्यास निकालना है। ऊंचाई दे रखी है, हाइट जिसको बोलते हैं, वो हाइट कितनी दे रखी है? 14। और क्षेत्रफल, एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 88। हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या को आर मानता हूँ, ये हमारे पास पता नहीं है। अगर आर निकल गया तो उसका दुगना करूंगा तो व्यास निकल जाएगा। फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2πr/h। वक्र पृष्ठीय कितना दे रखा है? 88 दे रखा है हमारे को, दे रखा है 88 बराबर 2πr/h। अब h का मान रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये आपको दिया है, पाई का मान आपको पता ही है 22/7, आर निकल जाएगा। इसको आर को निकालते हैं तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक है, काट पीट के देखना, 1 सेंटीमीटर। व्यास कितना हो जाएगा? व्यास आधार का दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, तो आर 1 × 2, व्यास कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, और उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y रुपये हो, तो इस रैखिक समीकरण को लिखिए और उसका आलेख खींचिए। रैखिक समीकरण लिखना भी है और आलेख भी खींचना है, यानी कि इसका हमें डायग्राम भी बनाना है भाई। तो सबसे पहले तो देखो, इसका जो रैखिक समीकरण होगा उसका कैसा हो जाएगा? कुल दूरी कितनी दे रखी है? बराबर x। ठीक है। कुल किराया y। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपये। और अगर 8 रुपये है और इसमें बोल रहा है कि उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया जो है 5 रुपये। प्रथम किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपये है, पहले किलोमीटर का। तो दूसरा किलोमीटर कितना बचा भाई? 1 किलोमीटर चल दिया, प्रथम किलोमीटर चल दिया, तो दूसरा किलोमीटर क्या बचेगा? x-1। शेष बची दूरी का किराया कितना बोल रहा है? 5। तो बचा हुआ ये दूरी हमने बची हुई है, क्योंकि हमने 1 किलोमीटर चल दिया 8 के हिसाब से। x कुल दूरी थी, उसमें 1 किलोमीटर चल दिया, तो हमारे पास x-1 बची हुई दूरी हो गई। और इसमें बोल रहा है कि वो 5 रुपये जो है इसका प्रति किलोमीटर किराया है। तो प्रश्न के अनुसार जो है हमारे पास y का मान हो गया 8। तो पहली दूरी हमने चली थी, प्लस में बची हुई शेष दूरी 5 × x-1। y का मान निकालूंगा तो ये आ जाएगा 5x, 5 और 3, माइनस का 5, 8 में से -3, प्लस का माइनस प्लस 3। y का मान आ गया 5x + 3। अब इसको हम रैखिक समीकरण इस तरह से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डब्बा बनाना है। एक तरफ x ले लेंगे भाई। अगर मैं x 0 चलता हूँ तो y का मान 3 आएगा। अगर मैं x 1 लेता हूँ तो y का मान 8 आ जाएगा। इसके जो समीकरण है जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, ध्यान रखना। ये x हो गया, ये y हो गया, और ये रेखा ना कुछ इस तरह से जाए। ठीक है। यहाँ पर पॉइंट जो यहाँ पे ये कटा हुआ है, इस जगह पे ये पॉइंट जो है ना, यहाँ का मान आएगा 0,3। और एक आएगा 1,8। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो इस पॉइंट का मान तो आया 0,3। मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे दो मान आएंगे, दो मान हमें लिखना है। देखो, पहला तो x 0 और 3, इस जगह पे 0,3।
और इस जगह पे जो कटेगा आएगा पॉइंट, वो आएगा 1, ये ध्यान रख। इस तरह का आलेख बनेगा देखने में। आप नीचे है x+y बराबर 4 का आलेख खींचना है। x+y बराबर 4 का आलेख खींचना है। खींच सकते हैं, इसमें क्या है, देखो कैसे खींच सकते हैं। इसमें क्या है, इसका आलेख खींचना है तो x का मान एक बार डब्बे में ले लेते हैं, x और y 2 डब्बे बना लो। आलेख खींचने के लिए तो हमें डब्बे बनाने होंगे। अगर मैं x0 लेता हूँ तो y 4 आ रहा है। अगर मैं x4 लेता हूँ तो y 0। तो इसका आलेख कुछ इस तरह का बनेगा भाई, 0 और 4, यहाँ पे कहीं आएगा 0,4, यहाँ कहीं आएगा 4, तो रेखा जो हमारी बनेगी, ठीक है। अब इसमें और भी है क्वेश्चन है। खुले मैदान में 10 लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है और उसकी मोटाई जो 24 मीटर है। ऊंचाई दे रखी है, मोटाई दे रखी है। दीवार को जो है इतने गुणा इतने में विमाओं में ईंट, अच्छा इस ईंट से बनाई जाती है तो उसमें कितने ईंटों की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। ईंटों की आवश्यकता कितनी होगी हमें यही बताना है बस। सबसे पहले तो हमारे को बताना पड़ेगा कि भैया ये जो 10 मीटर लंबी दीवार का निर्माण कर रहे हैं, ये अगर घनाभ है कि घन है ये हमें पता नहीं चलेगा तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते, राइट ना। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे और बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आंसर जो मैं बता देता हूँ आपको, नोट कर लीजिए। इसको कर लेना है आपको शांति से, टेंशन फ्री हो। इसमें देखिए 4 मीटर की ऊंचाई है, 24 मोटाई है, 24 इसका आंसर निकालोगे तो ईंटों की जो संख्या आएगी 4167 आएगी, 4167 नीचे ये, ठीक है। इसको आप चेक कर लेना। अब आगे जो क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव हैं, उसमें राजनीतिक पार्टियों द्वारा सीटों के परिणाम हैं। मतदान के परिणाम को निरूपित करने वाला दंडारेख बनाना है। किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें प्राप्त की हैं। राजनीतिक पार्टी में से सबसे ज़्यादा सीट जो है ए ने प्राप्त की है, बाकी तो सब कम है, तो ये तो आप ये लिख दोगे। में क्या है, टेलीफोन निर्देशिका में 1000 कुल नाम हैं और उसमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्न प्रकार बंटन में दी गई है। वर्णमाला के अक्षर जो है 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 और 12 से 20। 1 से 4 में कितना गैप है, 4 का। 4 से 6 में 2 का गैप, 6 से 8 में 2 का गैप, 8 से 12 में फिर 4 का गैप, और 12 से 20 में जो गैप है वो कितना है आपका, 8 का गैप। पहले दी गई सूचनाओं को जो है आयत चित्र आपको बनाना है। अंतराल में बताएगा जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है, वो अंतराल बताना है। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थी 100 में से अंक प्राप्त करने वाले ये हैं। इसका माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों चीज़ें निकालनी है भाई। फैक्ट्री में 60 कर्मचारियों का मध्य वेतन ज्ञात करना है। ये सारे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, आलेख वाले है ना, नीचे वाले तो करवा दिए हैं। तो इस तरह से आपका ये जो है अब वीडियो ख़त्म होता है, आप इसको चेक कर लेना और बाकी सारे पेपर्स आप देख लेना। सामाजिक विज्ञान का करा दिया है मैंने, संस्कृत का करा दिया है, और उसके अलावा आप गणित का देख रहे हैं। बाकी विषय जल्दी ही आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।